हाय एवरीवन। आज देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी को जो बहुत समय से चल तो रही है लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। राइट। इस स्टोरी के अंदर हमारे पास एक कंट्री है जिसके आसपास में कुछ ऐसी कंट्रीज बैठी हुई हैं जो हमेशा उस पर ताक बना के रखी हुई हैं। जैसे ही मौका मिलेगा उसको खाने के लिए वो दौड़ेंगी। हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर क्यों इतना टर्मोइल फेस करता है। इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी पावरफुल कंट्री कैसे बना, किन किन फेजेस को उसने क्रॉस करा, कौन कौन से वॉर उसने अपने आसपास की कंट्रीज के साथ देखे। अब देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इस पूरी स्टोरी को जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत समझ हिस्ट्री की भी होनी चाहिए थी, आपको थोड़ा बहुत समझ यहाँ की जियोग्राफी की होनी चाहिए थी, आपको थोड़ा बहुत समझ यहाँ की जियो पॉलिटिक्स की होनी चाहिए थी। बट अगर नहीं है तो वेलकम, आई वेलकम यू ऑल इन माई वीडियो। आज हम हिस्ट्री से लेकर यहाँ की जियोग्राफी, यहाँ का पूरा जियो पॉलिटिक्स, यहाँ के फ्यूचर डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें निकल कर आ सकती हैं और पहले क्या हो चुका है। राइट। जो जो कंट्रीज से जुड़ी हुई थी एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। आई होप वो आपको समझ में आएगी। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। जो ये कहानी शुरू होती है, जो ये पूरा सिनेरियो शुरू होता है, ये होता है किंगडम ऑफ इजराइल से। किंगडम ऑफ इजराइल एग्जिस्ट करा करता था लगभग 9th सेंचुरी एडी में। राइट। लगभग 9th सेंचुरी, 10 टू 9th सेंचुरी बीसी के अंदर बेसिकली ये एग्जिस्ट करा करता था। बिफोर क्राइस्ट के अंदर या बिफोर कॉमन एरा जिसको आप बोलते हैं, ये तब एग्जिस्ट करा करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर थोड़ा फूट हुई और ये दो पार्ट में बट गया। ये जब दो पार्ट में बटा, ये ऑलमोस्ट जिस टाइम फ्रेज की हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस टाइम फ्रेम की हम यहाँ पे बात करें, लगभग कर रहे हैं हम 930 बीसी की। 930 बीसी में जो किंगडम ऑफ इजराइल है ये दो फेजेस में बढ़ जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, किंगडम ऑफ इजराइल एंड किंगडम ऑफ जूडा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों ही किंगडम एक कॉमन रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूज। राइट। जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये दोनों किंगडम किसको फॉलो कर रहे हैं, हिब्रू बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। राइट। और किंग सोलोमन वॉज द किंग जिनके डेथ के बाद ये दोनों किंगडम जो है डिवाइड हो जाते हैं, या एक किंगडम दो में डिवाइड हो जाता है। शुरुआत इसकी यहां से होती है। देन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पूरे किंगडम के ऊपर या इस पूरे एरिया के ऊपर रोमन्स ने अपना हमला करना शुरू करा। राइट। इस पूरे किंगडम के ऊपर किसने, रोमन्स ने अपना हमला करना शुरू करा। नीचे से जो टर्की के साइड में ओटोमन एम्पायर है वहां पर उसने बेसिकली अरब्स ने यहां पर अपना हमला करना शुरू करा। और कहीं ना कहीं इस इन्वेजन में, इस इंसरेक्शन में पूरा का पूरा इजराइल एंड ये जो आपको टेरिटरी दिख रही है इसको कैप्चर कर लिया। ऑलमोस्ट पूरा इजराइल, जूडा किंगडम को अच्छा खासा कैप्चर कर लिया। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये जो इलाके आपको दिख रहे होंगे, मैं इसकी ज्योग्राफी आपको प्रॉपर्ली एक बार क्लियर कर दूं। देखिए इजराइल यहां पर आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अगर हम बात करें ये कहां कहां पर फैला हुआ था, तो देखिए इसका थोड़ा बहुत पोर्शन आपको इस एरिया में दिख रहा होगा। राइट। अब ये एरिया है कौन सा, आप अगर इस एरिया को पहचान रहे होंगे तो अल्टीमेटली ये एरिया हमको दिख रहा है जॉर्डन का। राइट। तो कहीं ना कहीं जो इजरायली किंगडम है जॉर्डन तक भी फैला हुआ था। ऊपर आप देखेंगे सी ऑफ गैली, सी ऑफ गैली से आप इधर को अगर देखेंगे, ये आज के टाइम पे सीरिया जिसको बोला जाता है, ये वहां तक फैला हुआ था। राइट। तो अगर हम बात करें तो इजराइल का किंगडम या इजराइल एंशिएंट टाइम में कैसा था, एंशिएंट बाउंड्रीज उसकी कैसी थी, तो उसका मैप आप यहां से डेसिफर कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, जब यहां पे इंसरक्शन हुआ, जब यहां पे इन्विजन हुआ, जब यहां पे हमला करा ओटोमन्स ने, रोमन्स ने, तो यहां की धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज होनी शुरू हुई। डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब क्या है, ज्यूस से लोग दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। मेजोरिटी ऑफ रिलीजन क्या थे, हमारे पास क्रिश्चियंस थे, ये हमको पता है, क्रिश्चियंस थे। मुस्लिम यहां पर रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन यहां पर बेसिकली इस्लाम, यहां पर इसका इंसरक्शन हुआ। राइट। तो ये हमको देखने को मिला कि जिसकी वजह से डेमोग्राफी यहां की चेंज हो गई। डेमोग्राफी का मतलब होता है यहां के जनसंख्या के अंदर पाए जाने वाले किस धर्म के जो लोग हैं, किस प्रजाति के जो लोग हैं, रेस के जो लोग हैं, वो कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होने शुरू हो गए। तो ज्यूस तो बेसिकली ज्यूस की संख्या क्या हो गई, यहां पर कम होनी शुरू हो गई धीरे धीरे। देन जीरो सेंचुरी तक आते आते, जीरो जीरो एडी तक आते आते, जीरो सेंचुरी तक बेसिकली आते आते यहां पर इन लोगों के ऊपर यह भी इल्जाम लगा, ज्यूस के ऊपर बेसिकली इल्जाम लगाया जाता है कि इन्हीं के द्वारा जो जीसस क्राइस्ट है उनकी हत्या करी गई। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, ये हेट्रेड फैलाना शुरू कर दिया या हेट करना शुरू कर देते हैं ज्यूस को। तो आज के टाइम पे भी अगर आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द जो क्रिश्चियंस हैं
दे डोंट लाइक ज्यूज। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के पीछे जो रीजन थे वो ज्यूज ही थे। तो लगभग 2000 साल पुरानी हम हिस्ट्री को बेसिकली यहां पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 2000 साल से जो ज्यूज हैं वो अपने ही मेन लैंड से इधर उधर पूरे वर्ल्ड में बेसिकली भटकते रहे। लगभग 2000 साल आज हो चुके हैं। एंड 1948 में जब इसकी स्थापना होती है, इजराइल एज अ कंट्री को बेसिकली स्थापित करा जाता है 14th ऑफ मई 1948 को, जब इजराइल एज अ कंट्री को फॉर्म करा जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हाँ, वर्ल्ड में एक कंट्री है, एक ज्यूस कंट्री है जिसको बोला जाता है इजराइल। खैर, हमको इतना पुराना बेसिकली डिस्कस नहीं करना, हमको थोड़ा बहुत उसके हिस्ट्री के बारे में जानना था कि कहां से इसका शुरू होती है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर दैट कंप्लीट फेज। राइट, आई होप यहां तक की स्टोरी आपको क्लियर होगी। ओके, अब वर्ल्ड वॉर वन पे हम लोग डायरेक्टली स्विच करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर वन हमको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चला। और वर्ल्ड वॉर वन के ठीक बाद 1920s के आसपास क्या हुआ? 1920s के आसपास हमको पता है कि ब्रिटिशर्स इस रीजन को बेसिकली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब ब्रिटिशर्स इस रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं तो वो 1920s के आसपास ही पैलेस्टीन, आपने ये नाम सुन चुके होंगे, राइट? पैलेस्टीन को यहां पर क्या करते हैं? इस्टेब्लिश कर देते हैं, वेल इस्टेब्लिश यहां पर कर देते हैं। पैलेस्टीन नाम की एक बाउंड्री यहां पर खींच देते हैं, कंट्री काइंड ऑफ यहां पर बेसिकली बना देते हैं। तो ये जो आज के टाइम पे पैलेस्टीन पैलेस्टीन का नाच हम लोग देखते हैं, ये ब्रिटिशर्स की देन है। हमारे देश के अंदर भी काफी बाउंड्रीज को चेंज करने में, बाउंड्रीज को मॉडिफाई करने में ब्रिटिशर्स का हाथ रहा। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हाथ रहा, लगभग जो उनकी कॉलोनीज हुआ करती थी। तो आफ्टर कैप्चरिंग दिस पर्टिकुलर एरिया एज वेल, तो पैलेस्टीन यहां पर बेसिकली स्टैब्लिश करा जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही स्टैब्लिश करा जाता है। फिर हमको पता है कि 1918 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1920s के आसपास जब यहां पे इस्लाम को बेसिकली स्टैब्लिश करा गया, इस्लामिक एरियाज को बेसिकली रिकॉग्नाइज करा गया एज अ पैलेस्टीन नाम की एक सेपरेट कंट्री। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जाते जाते हमको बहुत सारी चीजें बीच में देखने को मिलती हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जाते जाते हमको देखने को मिलता है होलोकॉस्ट। यहां पे आपको होलोकॉस्ट की बेसिकली पिक्चर दिख रही होंगी, राइट? ये बेसिकली एक गैस चैम्बर है, कंसंट्रेशन कैंप जिसको बेसिकली बोला जाता था। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब होता क्या है, आइए उस स्टोरी को भी समझते हैं। तो आई होप 1920s तक स्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीन या पैलेस्टीन का रिकॉग्निशन तक, या ओवरऑल हम कहें इंटरिम रिकॉग्निशन तक, आपको स्टोरी क्लियर होगी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू तक अगर हम आए तो वर्ल्ड वॉर टू हमारा होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। लेकिन उस बीच में बहुत सारी चीजें हो गई। अब हमको पता है कि वर्ल्ड में जो ज्यूज हैं वो मल्टीपल जगहों पर भागे इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे लोगों ने इन्वेजन करना शुरू करा, डेमोग्राफिक चेंज हुए। डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से जो यहां के नेटिव थे वही यहां के इमिग्रेंट बन गए। लेकिन इस टाइम फ्रेज में हमको देखने को मिलता है कि भाई जो जर्मनी है, ये जो फासिस्ट पावर है, राइट, जो फासिस्ट पावर है बेसिकली जर्मनी के अंदर अंडर हिटलर वो बेसिकली स्ट्रांग होती हैं और वो फैलाती हैं रेस एथनिसिटी बेस्ड वायलेंस या रेस एथनिसिटी बेस्ड हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज वर द मेन टारगेट, राइट? तो ज्यूज को जब बेसिकली मारा जाता है तो वो इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप्स में, ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होते थे? ये गैस चेंबर्स होते थे, राइट? ये गैस चेंबर्स होते थे। यहां पर इन ज्यूज को भेड़ बकरियों की तरह ले जाया जाता था, इन गैस चेंबर्स में, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। एंड यहां पर गैस छोड़ी जाती थी। जब यहां पे वो पॉइजनस गैस को छोड़ा जाता था तो ये सभी लोग क्या होते थे? मर जाते थे बेचारे, राइट? तो ये था हमारे कंसंट्रेशन कैंप का स्टोरी। इसी पूरे फेज को जब तुम्हारी जो जीनोसाइड बेसिकली होना शुरू हुआ अगेंस्ट ज्यूज, उस पूरे टाइम फ्रेज को या उस पूरे सिनेरियो को बोला जाता है होलोकॉस्ट। ये आपने अपनी एनसीईआरटी की किताबों में बेसिकली पढ़ा होगा। होलोकॉस्ट इस पूरे टाइम फ्रेम को बोला जाता है, या इस पूरे टर्म को, इस पूरे सिनेरियो को टर्म दिया गया होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट इज नथिंग बट द हेट्रेड और द वायलेंस और द जीनोसाइड अगेंस्ट द ज्यूज। ये पूरा एक टर्म इसके लिए डिफाइन करा गया है होलोकॉस्ट नाम का। तो ये होलोकॉस्ट में मेजॉरिटी ऑफ होलोकॉस्ट जो हमको देखने को मिलता है वो फासिस्ट पावर की तरफ से देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमको हिटलर से, राइट? तो वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर इनको बेसिकली अपना बैकलैश फेस करना पड़ा, इधर से उधर भागना पड़ा, है ना? देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं
आगे के पीरियड की, आगे की स्टोरी की। आई होप होलोकॉस्ट तक आपको पता होगा, होलोकॉस्ट तक आपको समझ समझ में आए। देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में हमको पता है कि फासिस्ट पावर लूज कर गई थी। जर्मनी, इटली, जापान लूज कर गया था। हमको पता है कि यूएस जीत गया था। यूएस और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, ये दो जो पावर हैं, ये जो दो बेसिकली पावर हैं, ये जो दो ग्रुप हैं, ये यहां पर विक्ट्री की तरह बेसिकली सामने आए। ये यहां पर दो गुटों की तरह सामने आए, दो अलायंसेस की तरह यहां पर सामने आए, राइट। एंड उसके बाद 1947 तक जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी थी, वहां पर उन्होंने यहां पर ज्यूज और इस्लाम, ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में, अरब्स के बीच में एक हेट्रेड को फैलाना शुरू करा, जैसे हमारी कंट्री के अंदर डिवाइड एंड रूल करना शुरू करा हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1948 में अल्टीमेटली अमेरिका जब इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो अमेरिका के रिकॉग्निशन के बाद वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है इजराइल नाम की एक कंट्री को। इजराइल नाम की एक कंट्री को बेसिकली वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है 14th ऑफ मई 1948 को, और यहां फॉर्मेशन होता है इजराइल का। यहां फॉर्मेशन होता है इजराइल का। तो ये आई होप यहां तक की स्टोरी आपको पता होगी, राइट। अब हम यहां बात करते हैं, यहां पे देखिए ये आर्टिकल आप देखेंगे तो ये आर्टिकल में क्या है, यूएस रिकॉग्नाइजेस द न्यू इजराइल, अरब प्लान बॉम्ब ज्यूज टेल अवीव। टेल अवीव इज नथिंग बट द सिटी ऑफ दैट इजराइल। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये 14th ऑफ मई की आसपास की बेसिकली घटना है, जब यूएस रिकॉग्निशन देता है इजराइल को, और इजराइल नाम की एक नई कंट्री निकलकर सामने आती है, कुछ जो खाली ज्यूज के लिए थी, और सारे ज्यूज अब इस कंट्री के अंदर शिफ्ट होना शुरू होते हैं। ये होलोकॉस्ट की फोटो मैंने आपको दिखाई दी है, पिक्चर मैंने आपको दिखाई दी है, राइट। अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो कहां कहां पर बेसिकली इजराइल है, तो ये देखिए, ये आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे इजराइल के, जो मल्टीपल कंट्रीज के साथ शेयर होते हैं, राइट। आप इधर देखिए, इसके यहां पर आपको दिख रहा होगा इजिप्ट, इजिप्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, देन सीरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान इज द कंट्री जिसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, राइट। ये आपको वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये दो बेसिकली जगह आपको दिख रही होंगी, यहां पर मेजोरिटी ऑफ पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन बेसिकली रहती है, रिसाइड करती है। आप इस बात को समझिए। तो उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, जब इसको रिकॉग्निशन होता है 1948 में, उसके अगले दिन ही 15th ऑफ मई की अगर हम घटना की बात करते हैं, 15th ऑफ मई 15th ऑफ मई 1948 में इस पर हमला होना शुरू होता है। फर्स्ट वॉर ये बेसिकली लड़ता है। एक तरफ था इजराइल अकेला, एक तरफ इजराइल, और दूसरा तरफ जो 6 अरब कंट्रीज हैं, 6 अरब वर्ल्ड हैं, वो बेसिकली लड़ना शुरू करते हैं। इसके अंदर था इजिप्ट, इसके अंदर था इराक, इसके अंदर था जॉर्डन, इसके अंदर था सीरिया, देन ईरान, राइट। सॉरी, ईरान वॉज नॉट देयर, बट लेबनन वॉज देयर। ये इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं, ये अरब वर्ल्ड इससे लड़ना शुरू होता है। ये 5 कंट्रीज से लड़ना शुरू करती हैं, और कहीं ना कहीं इजराइल इसमें जीत जाता है। हालांकि ये हमको पता है कि इसके पीछे बैकिंग थी यूएस की, क्योंकि यूएस वॉज द कंट्री जिसने इनको रिकॉग्नाइज करा, जिसने इनको स्टेब्लिश करने में मदद करा। तो ही वॉज लाइक अ सूडो फादर आई वुड से, लाइक पार्टली फादर ऐसा बेसिकली बोल सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमको यहां पे देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली उसके अगले दिन की ही घटना है, और ये जो इजराइल है, इसने इन सारे कंट्रीज के अगेंस्ट में लड़ा, और इजराइल ने विक्ट्री हासिल करी। इजराइल बेसिकली इस वॉर में जीत गया। इस विक्ट्री में बेसिकली हुआ क्या, इस विक्ट्री में इजराइल को सरप्लस में गया, इजराइल को फायदा हुआ, क्योंकि इजराइल ने इन कंट्रीज की भी 77% ऑफ टेरिटरी ओवर अपने आसपास के जितना बॉर्डर था, 77% टेरिटरी इसने जीत ली, राइट। तो इतना बड़ा इसको फायदा हुआ, और इसी बीच बेसिकली एक अग्रीमेंट निकल के सामने आता है। इजराइल और इन सारी कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट निकल के सामने आता है। इस अग्रीमेंट का नाम क्या होता है, आर्मिस्टिक अग्रीमेंट, इसको आप समझते हैं, आर्मिस्टिक अग्रीमेंट, राइट। आर्मिस्टिक अग्रीमेंट नाम का एक अग्रीमेंट निकल के सामने आता है, जिसमें यह बोला जाता है कि एक ग्रीन लाइन खींची जाएगी, ये ग्रीन लाइन के आसपास ना वो कंट्रीज आएंगी और ना ही इजराइल जाएगा। मतलब एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी कोई नहीं करेगा, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी कोई नहीं करेगा। ग्रीन लाइन, आर्मिस्टिक अग्रीमेंट, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ अरब्स इस पूरे वॉर के अंदर, ये बेसिकली यहां से भाग गए। जो आसपास में भी रहते थे इजराइल के, वो बेसिकली क्या हो गए, वो भाग गए, दे फ्लेड, राइट, दे फ्लेड। तो इसके बाद
1967 में सब ठीक चल रहा था, 1967 तक सब कंट्रोल में रहता है, राइट। तो जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो आता है 1967 का। 1967 तक सब नॉर्मल है। 1967 में वापस से जो बेसिकली ये कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, इनको वापस से कुछ ना कुछ सूझता है और ये वॉर लॉन्च कर देते हैं, अगेन वॉर लॉन्च कर देते हैं इजराइल के अगेंस्ट में, राइट। तो इजराइल अरब वॉर, दूसरा इजराइल अरब वॉर बेसिकली शुरू हो रहा है 1968 में। पहला इजराइल अरब वॉर कब? 1948 में, जस्ट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल। दूसरा इजराइल अरब वॉर 1967 में। अभी तक हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ये दूसरा इजराइल अरब वॉर होता है। लेकिन यहां तक इजराइल इतना पावरफुल अपने आप को बना चुका होता है, इजराइल इतना पावरफुल यहां पे हो चुका होता है कि इजराइल इस वॉर को 6 दिन के अंदर ही खत्म कर देता है। इजराइल इतना ही ज्यादा यहां पर बॉम्बार्डिंग करता है, इतना ज्यादा यहां पर अपना रिटेलिएशन शो करता है कि इन अरब कंट्रीज को 6 दिन के अंदर ही हार माननी पड़ती है। अगेन इजराइल यहां पर जीत जाता है। लेकिन इस जीत के बाद इजराइल इस ग्रीन लाइन को भी क्रॉस करता है एंड फर्दर जो यहां पर हम टेरिटरी एक्विजिशन की बात करते हैं, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला ये इजराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है। पहली बात, इजराइल अपने कंट्रोल में लेता है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला। दूसरी कंट्री जो थी जिसको बोलते हैं सीरिया, तो सीरिया का गोलन हाइट्स वाला इलाका इस वॉर के अंदर, 6 डे वॉर जिसको बोला जाता है 1967 में गोलन हाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। थर्ड, जो पैलेस्टीन का गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक था, आज के टाइम पे भी हमको देखने को मिलता है। वहां पर भी इजराइल अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता है, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। इतना भारी नुकसान इन सारी अरब कंट्रीज को चुकाना पड़ता है 6 डे वॉर में। 6 डे वॉर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इजराइल ने इस वॉर को 6 दिन में ही खत्म कर दिया था। जो अरब वर्ल्ड था वो 6 दिन में ही हार मान चुका था। 1967 6 डे वॉर, इजिप्ट ने सिनाई पेनिनसुला गवा दिया, सीरिया ने गोलन हाइट्स गवा दिया और पैलेस्टीन ने गाजा और वेस्ट बैंक का अपना गवा दिया है, राइट। उसके बाद सब चीज शांति से चल रहा होता है। अगेन अगली जो हमको डेट याद रखनी है, अगला जो हमको ईयर याद रखना है, हम डायरेक्टली आते हैं 1973 पर। 1973 अगला जो इंसरेक्शन हमको देखने को मिलता है, डिस्टर्बेंस टर्मोइल देखने को मिलता है, वो मिलता है 1973 में। 1973 में वापस से इजराइल के अगेंस्ट में ये सारी कंट्रीज फिर से टूट पड़ती हैं। इस वॉर को बोला जाता है योम किपुर वॉर। इस वॉर को बोला जाता है योम किपुर वॉर, राइट, या वॉर ऑफ योम किपुर, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वापस से इजराइल एंड अरब कंट्रीज इनके बीच में एक हमको मुठभेड़ देखने को मिलती है। इसमें वापस से इजराइल विक्ट्री, राइट, इजराइल वापस से जीत जाता है और फिर से एक पीस ट्रीटी होती है। फिर से क्या होती है? एक पीस ट्रीटी होती है, शांति वार्ता होती है। इसमें इजिप्ट का जो बेसिकली सिनाई पेनिनसुला होता है वो बेसिकली इसको वापस कर दिया जाता है। जो गोलन हाइट्स बेसिकली ले लिया था सीरिया का, वो इसको वापस कर दिया जाता है एंड गाजा एंड पैलेस्टीन को भी बेसिकली इजराइल छोड़ देता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें पीस ट्रीटी हुई थी। लेकिन इसी में आपको ध्यान रखना है कि इजिप्ट इजराइल एज ए कंट्री इसको रिकॉग्नाइज करता है, राइट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इजराइल एज ए कंट्री, इजिप्ट ने बेसिकली इसको यहां पे रिकॉग्नाइज करा। 1973 हमारा थर्ड वॉर आ चुका है। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट इजराइल अरब वॉर हुआ था 1948, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा इजराइल अरब वॉर हुआ था जिसको 6 डे वॉर भी बोला जाता है 1967, जिसमें इजिप्ट की, सीरिया की और गाजा वेस्ट बैंक, इन सबको बेसिकली एक्वायर कर लिया था, इन सबको बेसिकली हड़प लिया था, राइट, ले लिया था, जीत लिया था। और थर्ड हमारे पास देखने को मिलता है 1973। ये तीन आप ईयर याद रखेंगे, ठीक है ना। 1973 का वॉर योम किपुर वॉर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो 1967 में टेरिटरीज ली थी इजराइल ने, वो वापस करता है इजराइल को, राइट। देन उसके बाद कमिंग टू हमारा नेक्स्ट पोर्शन, आते हैं अब आगे। अब अकॉर्ड साइन होने शुरू होते हैं, राइट। ये जो इजराइल अरब बेसिकली टेंशन चल रहा होता है 1993 में 1993 में फॉर द फर्स्ट टाइम इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, क्योंकि पैलेस्टीन से ही इसका मेन मुठभेड़ का बेसिकली वो था। 1973 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ऑस्लो अकॉर्ड साइन होना शुरू होते हैं। ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या थे? ऑस्लो अकॉर्ड और ज्यादा कुछ नहीं थे, जो बेसिकली शांति वार्ता के लिए एक तरीके से पीस ट्रीटी ये लोग साइन कर रहे हैं। तो पहली पीस ट्रीटी बेसिकली रिकॉग्नाइज हुई थी बेसिकली किसके बीच में? पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी और इजराइल के बीच में,
ठीक है ना, ये हमारे फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड है, यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड, OSLO, फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड्स साइन होते हैं हमारे 1993 में, किसके बीच में, पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी और इजराइल के बीच में। सेकेंड ऑस्लो अकॉर्ड जो बेसिकली आता है वो आता है 1995 में, 1995 में हमारा सेकेंड ऑस्लो अकॉर्ड बेसिकली यहां पर हमको देखने को मिलता है, सेकेंड ऑस्लो अकॉर्ड, राइट, सेकेंड ऑस्लो अकॉर्ड हमको यहां पर देखने को मिलता है 1995 में। ये होता है तुम्हारे इजराइल और इजिप्ट के बीच में, राइट। तो फ्रेंड रिलेशन यहां पे स्टैब्लिश करना शुरू करते हैं, एटलीस्ट फ्रेंडली नहीं है तो नॉर्मलाइज करना शुरू करते हैं, तो एक अच्छा स्टेप था। लेकिन जो फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड हैं ये कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए, ये कुछ सक्सीड नहीं हुए। जिन लीडर्स ने इसको साइन करा था पैलेस्टीन की तरफ से, जैसे ही वो बेसिकली अपनी गद्दी से हटते हैं, जैसे ही वो बेसिकली वहां से जाते हैं या डेथ होती है, उनके हाथ में पावर नहीं रहती, ये ऑस्लो अकॉर्ड धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट हमारे अकॉर्ड्स 2020 में, 2020 तक जो दूसरी कंट्रीज हैं, दूसरे अरब वर्ल्ड हैं, उनके साथ वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूएस। आप इसको ध्यान रखिएगा, यूएस की निगरानी में, यूएस के बेसिकली तालमेल में ये वॉशिंगटन डीसी में इब्राहिम अकॉर्ड साइन करे जा रहे हैं, इब्राहिम अकॉर्ड, राइट, इब्राहिम अकॉर्ड साइन करे जा रहे हैं। किसके बीच में करे जा रहे हैं, जो ये करे जा रहे हैं बेसिकली अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में, इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में। अरब कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज के अंदर इब्राहिम अकॉर्ड साइन होते हैं तुम्हारे, यूएई इसका एक पार्ट है, इब्राहिम अकॉर्ड का पार्ट यूएई है, यूएई इसका एक पार्ट है, बहरीन इसका एक पार्ट है, बहरीन इसका एक पार्ट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। मोरक्को नाम की जो कंट्री है वो इसको बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है, वो इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाती है। तो एक अच्छा स्टेप था कि अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच में, ज्यूज और इस्लामिस्ट के बीच में, या वुड से जो अरब्स हैं उनके बीच में एक तालमेल अच्छा बैठना शुरू हुआ, उनके बीच में शांति वार्ता हुई, पीस एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट था। लेकिन उससे पहले 1974 में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि 1973 में जब वॉर होता है, तो 1974 में एक कंट्री निकलकर सामने आती है जहां पर रिवॉल्यूशन होता है। और रिवॉल्यूशन कैसा था, वो रिवॉल्यूशन था रिलीजियस रिवॉल्यूशन। यहां पर आपको उस व्यक्ति की फोटो दिख रही होगी, यहां पर आपको इस व्यक्ति की तस्वीर दिख रही होगी, इसका नाम है अयतुल्ला खमैनी, अयतुल्ला खमैनी। आप इस व्यक्ति को पहचान रहे होंगे, राइट। तो यहां पर नाम लिख दूं अगर मैं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, राइट। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसका नाम याद सर्च कर सकते हैं, या तो क्या ही रखना है इस व्यक्ति का नाम, बट हाँ जस्ट वेट फॉर वाइल, राइट, अयतुल्ला खमैनी, राइट, अयतुल्ला खमैनी इसका बेसिकली नाम था। ये व्यक्ति है कौन, तो ये व्यक्ति ईरान के अंदर रिलीजियस रिवॉल्यूशन शुरू करता है, रिलीजियस रिवॉल्यूशन शुरू करता है। ये व्यक्ति ईरान को सिया इस्लामिस्ट कंट्री बेसिकली बनाना चाह रहा है, राइट। तो यहां पे तुम्हारा सिया जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स के अंदर जो सिया सुन्नी दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, तो सिया जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहां पर रहती है। तो सिंपल सी बात है, ये शुरू करता है इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन ईरान के अंदर, और कहीं ना कहीं यहां पर शरिया लॉ, शरिया SHARIA, शरिया लॉ या शरीयत लॉ को इंप्लीमेंट करने की बात करता है। यहां पर यह बात करता है कि यहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, राइट, रेडिकल इस्लामिस्ट लॉ हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट जो लॉ हैं उनको बेसिकली स्टैब्लिश करे, ठीक है। और ये इस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ये इस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है। यहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका जाता है, और अल्टीमेटली ये अपने निगरानी के अंदर यहां पर एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, जिसको हम बोलते हैं धर्म के अकॉर्डिंग चलने वाली जो सरकार होती है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये थियोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां पर स्टैब्लिश होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अयतुल्ला खमैनी। ये 1989 तक जिंदा रहता है, और 1989 तक बहुत सारे कांड इसने कर चुके होते हैं। अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो हमको ये पता है कि इसी बीच जब 1973 में जब हमारे पास वॉर हो रहा है, यौम किपुर वॉर हो रहा है, यौम किपुर वॉर के बाद जब पीस ट्रीटी साइन हो रही है, देन उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक कंट्री जिसको हम बोलते हैं ईरान, अब ईरान की लोकेशन कहां पर है, इजराइल से कितना पास है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। और क्यों मैं उनकी इसकी बात कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन क्यों इसका ले रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। 1973 में जब ऐसा हो रहा है, तो 1974 में क्या हो रहा है कि यहां पर इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन की वजह से यहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश हुई, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, और यहां की रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज कर दिया गया यहां की कुरान में। जो सिया इस्लामिस्ट ग्रुप है, जो सिया बेसिकली पॉपुलेशन के लिए इंप्लीमेंट होगी शरीयत
जो बेसिकली लॉ है उसको इंप्लीमेंट करा गया। अब हम सभी को पता है कि शरीयत लॉ जो अगर कहीं किसी कंट्री में इस्टेब्लिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटी के ऊपर अच्छा खासा एक इंपैक्ट डालता है, राइट। देन जब यहां पे ऐसा कुछ हुआ तो अब उसके बाद हमको खबरें निकल के सामने आने को देखने को मिलती हैं। अब हमने ये आयतुल्लाह खमैनी की बेसिकली बात की क्यों, मैं इसका रेफरेंस क्यों दिया, यहीं से हमारी जो मेन आज के टाइम पे इजराइल इराक की, इजराइल इजराइल ईरान की जो बेसिकली स्टोरी है, आज के टाइम पे इजराइल ईरान इतना बेसिकली क्यों झगड़ रहे हैं या ईरान बेसिकली इतना क्यों इस चीज में कूदना चाह रहा है, उसकी एक स्टोरी सामने आती है। हमको पता है कि जो शुरुआत हुई थी 2023 के अक्टूबर में, 2023 के अक्टूबर में जो इस वॉर की शुरुआत हुई थी, वापस से ताजगी हमको देखने को मिली थी इजराइल और पैलेस्टीन के फेज में मिली थी। इजराइल और पैलेस्टीन में हमास हमास नाम का बेसिकली एक ग्रुप था। यह हमास नाम का ग्रुप इसी से ही तालमेल रखता है, इसी स्टोरी से आगे तालमेल रखता है। हमको पता है कि ईरान ईरान आज के टाइम पे लेबनान के ऊपर जो हिजबुल्ला है, लेबनान उसकी बॉर्डरिंग कंट्री नॉर्थ में हिजबुल्ला है, राइट। हिजबुल्ला नाम का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उससे ये तालमेल लगता है ईरान, राइट। हमको पता है कि जो मल्टीपल और जो हमारे टेरर इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, हमारे जो टेररिस्ट हमारे नहीं सॉरी जो बेसिकली वर्ल्ड में टेरर इस्लामिस्ट ग्रुप हैं वो जितने सारे हैं, दे ऑल आर द प्रॉक्सीज ऑफ, या हम बोले कि हाँ प्रॉक्सीज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हाँ ईरान के ऊपर ईरान का इनका अच्छा खासा इनके पीछे हाथ है इनको स्टेब्लिश करने का। ईरान के द्वारा एक चीज करी गई जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने एक नाम दिया गया जिसको बोला गया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब था क्या? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब था ईरान ने अपने कुछ ऐसे प्रॉक्सीज को एस्टेब्लिश करना शुरू करा ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अगर नहीं करेगा तो इसके जो प्रॉक्सीज हैं, इसके जो ये पिछलग्गू लोग हैं, इसका जो एक ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ये इसके बदले ये सारे काम करेंगे। और यही थे तुम्हारे यही कौन थे? रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप थे। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप के तौर पर सामने आते हैं हिजबुल्लाह उनमें से है, हमास उनमें से है, हाउथी रेबल्स के बारे में यमन में आपने सुना होगा वो उनमें से हैं, राइट। तो ये सारे ग्रुप हमारे सामने निकल कर आते हैं। उसके बाद 1989 तक मेजॉरिटी ऑफ ए ग्रुप स्टेब्लिश हो जाते हैं। कैसे बता देता हूं आपको, राइट। देखिए 1989 में मैंने बताया था खमैनी की बेसिकली डेथ हो जाती है ना, खमैनी की डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले ये सारे लगभग सारे ग्रुप बेसिकली बनने शुरू हो जाते हैं। हमको पता है कि 1989 में जब बेसिकली तुम्हारा कासिम सुलेमानी बेसिकली यहां पर था, तो कासिम सुलेमानी के ही देखरेख में जो एक इंपॉर्टेंट रोल इसने बेसिकली निभाया था, वो निभाया था ईरान में, जो ईरान जो वॉर लड़ेगा अगेंस्ट आईएसआईएस। ये भी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहां पर बेस्ड था? ये इराक में बेस्ड था, और ये बेसिकली काम कर रहा था सिया इस्लामिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में, या ईरान के अगेंस्ट में, ये हमको पता है। तो कासिम सुलेमानी के बेसिकली देख रेख में ये से वॉर लड़ते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ईरान अपनी दूसरी प्रॉक्सीज को और एस्टेब्लिश करता है तो यहां पर और ज्यादा लोग कूदते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुर्द लोग। कुर्द के बारे में आपने सुना होगा, कुर्द पॉपुलेशन के बारे में आपने सुना होगा। कुर्द पॉपुलेशन रिसाइड्स कहां पर? कुर्द कहां पर रहते हैं आप बताइए? जी हाँ, ये लोग रहते हैं कहां पर? जो ईरान, इराक और टर्की जिसको तर्कीय बेसिकली आज के टाइम में बोला जाता है, राइट, उनके बॉर्डर पर, सीरिया के बॉर्डर पर। तो ये इनका मानना ये था कि ये स्प्लिट हो और हम एक अलग कंट्री बनाए, कुर्दिस्तान नाम की एक अलग कंट्री बनाए। तो ईरान इनको भी क्या करता है, आईएसआईएस के अगेंस्ट में डिप्लॉय कर देता है, इनको भी वॉर में झोंक देता है, राइट। तो ये सारा हमको यहाँ पे देखने को अभी तक खेल मिला है ना। उसके बाद कमिंग टू हमारा 1982 वाला पोर्शन, ध्यान रखिएगा। अभी 1982, अभी तक खमैनी मरा नहीं है। 1982 में क्या हुआ? 1982 में एक तो पहली बात बेसिकली अभी तक लड़ चुके हैं ये लोग। ओके, 1982 में क्या होता है? हिजबुल्लाह को एस्टेब्लिश करा जाता है लेबनान के अंदर, हिजबुल्लाह का एस्टेब्लिशमेंट कराया जाता है, उसको फाउंड कराया जाता है। तो जो लेबनीज क्लेरिक्स हैं, ठीक है ना, वही इसको करते हैं। जो लेबनान के अंदर बेसिकली जो क्लेरिक्स हैं, इस्लामिस्ट क्लेरिक्स हैं, वही इसको एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन किसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए? इजराइल के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। लेकिन ये जो लेबनीज क्लेरिक्स हैं, जो यहाँ के मौलाना वगैरह हैं, ये इंस्पिरेशन कहां से लेते हैं? ईरान से लेते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में इसको
हिजबुल्ला नाम का जो नॉन स्टेट एक्टर है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेब्लिश करते हैं ईरान के उसमें करते हैं। ईरान मतलब क्या, सिया इस्लामिस्ट ग्रुप या सिया पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए या सिया इन्फ्लुएंस में बेसिकली इसको ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पे स्टेब्लिश करा जाता है। 1982 में हिजबुल्ला का स्टेब्लिशमेंट हो रहा है। देन कमिंग टू हमारा, अच्छा कहाँ पे लड़ेगा ये हमको पता ही है, राइट। तो ये आइडियोलॉजी ईरान से बेसिकली आती है। 1990s की अगर हम बात करते हैं, 1990s में यमन के अंदर जो सिया इस्लामिस्ट ग्रुप है, अगेन हाउथी मूवमेंट वहां पर शुरू हो जाता है। हाउथी मूवमेंट वहां पर शुरू हो जाता है, या हूथी मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, हूथी मूवमेंट वहां पर शुरू हो जाता है। हूथी पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन जो बोलती है कि हमको सीरिया से अलग होना है। और ये किसके अगेंस्ट में बात करती है, बोलती है एक्सटर्नल एग्रेशन या एक्सटर्नल जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, हमारी सोवरेनिटी को बेसिकली बर्बाद करते हैं, ऐसा इनका बोलना है। हालांकि ऐसा कम ही हो रहा है, उनको हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन वाले कौन लोग हैं, यूएस, इजराइल, ऐसा इनका बोलना है। सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में बेसिकली बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में बात करते हैं क्योंकि वो सुन्नी कंट्री है, और भी बहुत सारे रीजन इसके हैं, राइट। तो हमको पता है कि यहां पे हाउथी रिबल्स यमन में स्टेब्लिश कर दिए अपने प्रॉक्सी की तरह। लेबनान में हिजबुल्ला का स्टेब्लिश कर दिया। अपने साइड से इराक से अपने जो बॉर्डरिंग कंट्री इराक से ईरान कुर्द के साथ मिलकर आईएसआईएस को वहां से भगाना चाह रहा है, जो उसके अगेंस्ट में, उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में। तो ये तीन हमने टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो देख ही लिए हैं। 1987 में, फर्दर 1987 में जाकर ये स्टैब्लिश करता है, या एक हमास नाम की एक मूवमेंट, ध्यान रखिएगा पहले हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह शुरू से नहीं था, हमास एक मूवमेंट थी। हमास नाम की एक मूवमेंट बेसिकली शुरू होती है पैलेस्टीन के अंदर, जिसको पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट स्कॉलर ही फाउंड करते हैं। अल्टीमेटली ये बेस्ड किस पर था, जो सिया आइडियोलॉजी है, कहां से आई, ईरान से आई, राइट। तो इसको अहमद यासिन नाम का एक व्यक्ति 1987 में, 1987 में इसको क्या करता है, फाउंड करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमास की शुरुआत यहां से होती है, राइट। देन कमिंग टू हमारा टुडे वाला पोर्शन, क्योंकि आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी मोर बोरिंग, या इसको और ज़्यादा लंबा खींचना मैं नहीं चाहता। तो यहां तक आपको आई होप पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल जगहों पर जो आज इजराइल हमले कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, पैलेस्टीन के अंदर जो कर रहा है, आसपास में जो सारी चीज़ें हुई, ईरान का बेसिकली क्या रोल था, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से क्यों बेसिकली इजराइल इतना मुसीबतों में पड़ा हुआ है, ईरान का क्या डायरेक्ट रोल है, उसको हम लोगों ने देखा, राइट। तो कमिंग टू हमारे टुडेज वाला पोर्शन, तो हुआ क्या, अब ये सारी चीज़ें जब चली रही थी, इसी बीच हमास को बैक करता है कौन, ईरान। हमास को बैक करता है कौन, ईरान जब इसको बैक करता है तो हमास 7 अक्टूबर 2023 को बेसिकली हमला शुरू कर देता है। अचानक से हमला बोल देता है इजराइल के अगेंस्ट में, राइट। इजराइल के अगेंस्ट में अचानक से हमला बोल देता है, उस पर एक हमला ही था, वहां पर जीनोसाइड करता है, वहां पर बेसिकली बहुत सारे लोगों को मारता है ना। ये हमको देखने को मिला, बहुत ब्रूटली बेसिकली जो है बिहेवियर यहाँ पे अपना दिखाता है, इनह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे अपना दिखाना शुरू करता है। अगेंस्ट किसकी बैकिंग थी, ईरान की बैकिंग थी। आज के टाइम पे जो बैकलैश झेलना पड़ रहा है ईरान को, वो इसी की वजह से झेलना पड़ रहा है। आज के टाइम पे हिजबुल्ला को स्ट्रॉन्ग करने वाला कौन, जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को वापस से फंडिंग करना शुरू कर रहा है, अब्दुल नासिर। इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। इसको कौन बैक कर रहा है, ईरान बैक कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होनी शुरू हुई। 7 अक्टूबर 2023 को बहुत ब्रूटली एक जीनोसाइडल सिचुएशन क्रिएट कर दी हमास ने, जो ईरान का प्रॉक्सी अल्टीमेटली, राइट। और इसके अगेंस्ट में शुरू होता है हमारा फोर्थ इजराइल अरब वॉर 2023 में शुरू होता है। इजराइल अरब वॉर, फोर्थ इजराइल अरब वॉर। तो आई होप यहां तक की स्टोरी आपको क्लियर होगी। और यहां पर जो ईरान है, राइट, जो ईरान है वो अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। यहां पर आप अगर बेसिकली देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो अच्छा, यहां पर मैं बता दूं कि कहां पर जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो कहां पर है। देखिए यमन के अंदर आपको दिख रहे होंगे हाउथी रेबल्स, ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। गाजा के अंदर, गाजा स्ट्रिप के अंदर हमने डिस्कस किया, गाजा स्ट्रिप इज अ पार्ट ऑफ पैलेस्टीन। यहां पर हमास है और इस्लामिक जिहाद है, राइट। ये दोनों टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेटली बैक्ड बाय ईरान। इराक के अंदर भी इन्होंने अपने कुछ ऐसा ही कुछ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी अपने प्रॉक्सीज को। बदर ऑर्गेनाइजेशन है, कतब इल हिजबुल्ला है, इब हिजबुल्ला, असब इब अल हक, ये नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे लेबनान के अंदर हिजबुल्ला है,
राइट। तो ये प्रॉक्सीज हैं जो ईरान के द्वारा ही स्टेब्लिश करी गई हैं, ताकि ईरान डायरेक्टली ना कूद कर, कन्फ्रंटेशन ना करके ये बेसिकली अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करे। राइट। अच्छा, ये आप यहां पे देख सकते हैं कि जब इसराइल ने बेसिकली लड़ना शुरू करा था, तो कहां कहां पर इसने अपना इंसरेक्शन करा था 1967 के वॉर में। तो देखिए सिनाई पेनिनसुला वाला इलाका है, इसको पूरा कैप्चर कर लिया था इसराइल ने। ये देखिए ये पूरा कैप्चर कर लिया था। राइट। आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए वेस्ट बैंक को लगभग पूरा कैप्चर कर लिया है, गाजा को कैप्चर कर लिया है, हमने ये डिस्कस करा था। सीरिया के अंदर गोलन हाइट्स को उसने कैप्चर कर लिया था, तो ये आपने अभी देखा। राइट। तो ये है आज के टाइम का उसका मैप। आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल। ईरान बेसिकली बैक करता है यहां पर, ईरान बेसिकली अपने प्रॉक्सीज को भेजता है यहां पर, यहां पर। राइट। यहां से भेजता है। देन कुर्दिस्तान, अल्टीमेटली यहां पर तुम्हारा एक कंट्री आपको दिख रही होगी, हालांकि कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हाँ कुर्द ग्रुप यहां पर है ना। हमको पता है कि लेबनान के अंदर कौन है, हिजबुल्ला है। हमको पता है कि जो है गाजा के अंदर इसने हमास और इस्लामिक जिहाद नाम का ऑर्गेनाइजेशन बैठाया हुआ है। राइट। तो ये प्रॉक्सीज और कुछ नहीं कर रही, इसके अगेंस्ट में लड़ने का काम कर रही है, इसको दबाने का काम कर रही है। अब ये ऐसा है क्यों? क्या ऐसा है? इसलिए क्योंकि हमको पता है कि ईरान के अगेंस्ट, ईरान के पास बैकिंग है रशिया की, ईरान के पास बैकिंग है रशिया की, ईरान के पास इकोनॉमिक बैकिंग है चाइना की, ईरान के पास इकोनॉमिक बैकिंग है चाइना की। और अल्टीमेटली ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे ये इसने प्रॉक्सीज अपने बिठाए हैं, ये लोग तो हैं ही। तो ईरान अगर डायरेक्टली इसमें ना कूद कर इनडायरेक्टली भी अगर कूद रहा है, तो अल्टीमेटली ईरान ही उसके पीछे जिम्मेदार है और कोई नहीं है। दूसरी बात, ईरान लड़ना चाह रहा है यूएस से। राइट। क्योंकि यूएस ने भी इसके अगेंस्ट में अच्छा खासा बेसिकली रिटेलिएशन, और यूएस के अगेंस्ट में अच्छा खासा रिटेलिएशन दिखाना चाह रहा है। ईरान अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है एज अ सिया इस्लामिस्ट ग्रुप का लीडर, सिया का बेसिकली लीडर इस पूरे कंट्री के, इस पूरे एरिया में, उस पूरे अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। यमन में हमने डिस्कस करा था, यहां पे देखिए यमन में हाउती रेबल्स को हमने डिस्कस करा था। हाउती रेबल्स या हूती रेबल्स, ये भी इसके किसके देन है? ईरान के ही देन है, इसी के प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं वर्ल्ड में मल्टीपल जगहों पर। राइट। तो ये पूरा बेसिकली रीजन है कि क्यों ईरान इसमें बेसिकली कूदना चाह रहा है, क्यों ईरान और इसराइल वापस से कन्फ्रंटेशन में आ गए हैं, क्यों इसराइल अपने आसपास में जो कंट्रीज हैं, कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं, उन पर हमला कर रहा है। सो दिस वाज द कंप्लीट सिनेरियो। आई होप आपको यहां तक की स्टोरी समझ में आई होगी। लेटर जो बेसिकली चीजें हैं वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, जो अब आगे आने वाली चीजें जो हैं, आगे अगर कोई डेवलपमेंट इसमें होता है, कुछ चीजें अगर हमको देखने को मिलती हैं। राइट। अदरवाइज आई वुड से दिस गेम इज कंप्लीटली मोर ओवर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, जो ईरान फैलाना चाह रहा है, कि अपनी आइडियोलॉजी को थोपना चाह रहा है, पूरे अरब वर्ल्ड पर कब्जा करना चाह रहा है। दूसरा बेसिकली गेम है जियोग्राफी का। राइट। यहां पर रशिया इतना क्यों इंटरेस्टेड है? जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। यहां पर यूएस क्यों इतना इंटरेस्टेड है? यहां पर यूएस ने पूरे अरब कंट्री के बीच में अपना बेसिकली एक बंदा बिठाया हुआ है, आई वुड से बंदा ही बिठाया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजराइल बोलते हैं आज के टाइम पे। क्यों करना चाह रहा है ऐसा? क्योंकि मिडिल ईस्ट पर कोई ना कोई उसका हाइफनेशन पॉलिसी के लिए, हाइफनेशन पॉलिसी को स्टेब्लिश करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए एक कंट्री होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? पूरे अरब वर्ल्ड पर लीडरशिप ईरान की या फिर किसी इस्लामिस्ट ग्रुप की ऐसे घोषित ना हो जाए, इसके लिए भी यहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। राइट। तो आने वाली वीडियोस में फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट इसमें हुआ। आई होप यहां तक कि ये पूरी जो मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में बताने की कोशिश की, ये आपको समझ में आया होगा। आपका अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।